Sum number 5. From the following transaction, write a journal entry. Sum number 5. From the following transactions, write a journal in the books of Pranjal. सबसे पहले हेडिंग लगाने का जर्नल ऑफ प्रांजल. जर्नल ऑफ प्रांजल लिखो, जर्नल एंट्रीज ऑफ प्रांजल लिखो, इन द बुक्स ऑफ प्रांजल लिखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रांजल लिखो. सबका मतलब सेम, हेडिंग कुछ ना कुछ लगाया हुआ होना चाहिए. अब यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखी जाती है. डेट में सबसे पहले लिखा जाता है ईयर. ये 5th नंबर के सम में तो नहीं दिया है, नेक्स्ट सम में हम लोग देख लेंगे. पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट. कैसे इसके बाद वाले सम में देखेंगे. फिलहाल यहाँ पे डेट नहीं दी है तो डायरेक्ट नंबर लगा के हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, इंट्रोड्यूस 10,000 रुपीज कैश एंड कमेंस अ बिजनेस. कमेंस लिखा हो, इनकॉर्पोरेशन लिखा हो, मतलब दोनों का सेम. बिजनेस स्टार्ट किया, हम लोग 10,000 रुपए कैश लाए और बिजनेस स्टार्ट किया. तो सबसे पहले कैश आता है तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. जो डेबिट होता है ना वो पहले लिखा जाता है. कैश लिखने का अकाउंट का शॉर्टकट A/C अकाउंट, और फिर ये जो LF है ना उसके पहले DR लिखने का. DR का मतलब होता है डेबिट. डेबिट इफेक्ट के लिए क्या करने का, DR. डेबिट इफेक्ट के लिए DR. कैश अकाउंट डेबिट. अब लाने वाला इंसान ओनर है. लाने वाला इंसान कौन है, ओनर. तो ओनर इज द गिवर. जो जो चीज ओनर बिजनेस में लेके आता है वो सब उसके लिए कैपिटल कहलाता है, और जो जो चीज वो बिजनेस में से ले जाएगा वो उसके लिए ड्राइंग्स कहलाएगा. तो इसके लिए हम लोग रीड कैसे करेंगे, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ओनर इज द गिवर. अब डेबिट के लिए DR यूज करते, लेकिन क्रेडिट के लिए CR यूज नहीं करने का. क्रेडिट की शुरुआत होती है यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के 2 लिखने से. ये 2 लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट इफेक्ट. 2 का मतलब क्रेडिट इफेक्ट. लाने वाला इंसान ओनर, ओनर इज द गिवर टू कैपिटल अकाउंट. ये जो डेबिट में लिखा है ना उसकी इफेक्ट डेबिट के कॉलम में 10,000, और जो क्रेडिट में लिखा है उसकी इफेक्ट क्रेडिट के कॉलम में 10,000. ये है इसकी जर्नल एंट्री. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ओनर इज द गिवर टू कैपिटल अकाउंट. टू कैपिटल अकाउंट का मतलब ये कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया. अब इसका नरेशन, नरेशन लिखने की शुरुआत करने की बीइंग से, यानी ये एंट्री का एक्सप्लेनेशन. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय ब्रिंगिंग इन कैश. सेकंड नंबर, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश. मैंने 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा. गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स कम्स इन. अगर गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है. दैट इज गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट. और हमने ये गुड्स कैश से खरीदा है तो हमारे पास से कैश गया, कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज. नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश. Then after third, goods of ₹8,000 purchased on credit from Rajan. सेकंड पॉइंट क्या था, हमने कैश से खरीदा. थर्ड पॉइंट, हमने क्रेडिट से खरीदा है. क्रेडिट का मतलब उधार से खरीदा है. जब हम लोग उधार से खरीदते हैं तो जिसके पास से उधार से खरीदा है उसका नाम याद रखने है. उसका नाम याद रखने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, दैट पर्सन इज द गिवर. तो गुड्स खरीदा है तो गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट. अब हमने राजन के पास से खरीदा है तो राजन इज द गिवर टू राजन अकाउंट. कैश से खरीदा हो या क्रेडिट से खरीदा हो, जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है. एंड उसका नाम याद रखने के लिए एक्सप्लेनेशन में क्या समझने का, दैट पर्सन इज द गिवर. गिवर के हिसाब से याद रखोगे तो गिवर को क्रेडिट कर देने का. अमाउंट 8,000. बीइंग गुड्स परचेज्ड
ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। थर्ड, देन आफ्टर फोर्थ, गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। हमने डोनेशन दान दिया 2000 रुपए का गुड्स। जब हम लोग गुड्स डोनेट करते हैं तो डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस कहलाता है, तो वो एक्सपेंस को डेबिट करने का। तो डोनेशन इज अवर एक्सपेंस, डोनेशन अकाउंट डेबिट। और जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल्स आता है, लेकिन गुड्स बेचते नहीं, और कोई रीजन से गुड्स बाहर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल। ऐसा कोई भी रीजन जिसमें गुड्स बेचते नहीं लेकिन तो भी गुड्स बाहर जाता है, ऑलवेज परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का। तो यहाँ पे गुड्स गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा टू परचेज अकाउंट 2000। narration being goods given as donation। Then after, point number 5, given order to Shivani to dispatch goods of ₹3000। हमने ऑर्डर दिया शिवानी को कि 3000 रुपए का गुड्स भेजना, डिस्पैच यानी सेंड करने के लिए। जब तक वो गुड्स हमें भेज नहीं देती तब तक के लिए ये हमारे लिए कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। Then after, 6 point, शिवानी हैज डिस्पैच गुड्स एज पर द ऑर्डर। हमने जो कल ऑर्डर दिया था शिवानी को, शिवानी ने हमें गुड्स सेंड कर दिया। उसने हमें गुड्स बेचा यानी हमारे लिए गुड्स परचेज हुआ। उसने बेचा यानी हमारे लिए तो गुड्स परचेज हुआ। गुड्स परचेज करते तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट। और शिवानी इज द गिवर टू शिवानी अकाउंट। अमाउंट उसके ऊपर वाले पॉइंट में लिखिए वो 3000। being goods purchased from Shivani। 7, paid 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कभी भी लाइफ वर्ड दिया हो ना तो समझ जाते हो पर्सनल एक्सपेंस है। जब जब लाइफ वर्ड लिखा हुआ है तो तुम लोग को राउंड कर देने का उसको। ये पर्सनल एक्सपेंस हमने पे किया। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस होता है ना, अगर बिजनेस में से पे करते हैं तो हमारे लिए कहलाता है ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और हमने पे किया है टू कैश अकाउंट। अमाउंट 2500। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट उसका टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। टोटल हमें मिलेगा 30500। सम नंबर 6 कैसा है, ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग। अब इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे ना वो सब कैपिटल और ड्राइंग्स के आएंगे। इसका मतलब ओनर कुछ ना कुछ बिजनेस में लेके आएगा और कुछ ना कुछ ले जाएगा। जो कुछ भी ओनर बिजनेस में लेके आता है तो वो कहलाता है कैपिटल, और जो कुछ भी वो बिजनेस में से ले जाता है वो कहलाता है ड्राइंग्स। क्लियर। सम नंबर 6, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे जर्नल ऑफ शुभम। अब इसमें देखो डेट दी है तो डेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ईयर
2014, फिर वो लाइन लीव करके जनवरी 1, इस तरीके से डेट लिखनी है। याद रहेगा, हर सम की शुरुआत ऐसे करनी है, क्योंकि हर सम में डेट तो आने ही वाली है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स 10,000 एंड कमेंस अ बिजनेस। ये सब चीज हम लोग बिजनेस में लाए हैं। गुड्स 10,000 का लाए, गुड्स कम्स इन। कैश लाए, कैश कम्स इन। फर्नीचर लाए, फर्नीचर कम्स इन। और डेटर्स कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई डेटर्स था जिसके पास से मुझे 10,000 लेने थे। अब ये 10,000 आएंगे ना, वो मैं बिजनेस में डाल दूंगा, तो वो भी इनडायरेक्टली डेटर्स तो आएंगे ही ना। ठीक है, जो कोई भी चीज बिजनेस में आती है वो सबके सब डेबिट होती है। तो जो गुड्स आया ना, उसके लिए लिखने का स्टॉक ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स, अकाउंट डेबिट। देन आफ्टर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेटर्स आए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये सब कुछ लाने वाला इंसान है ना, ओनर है। ओनर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। अगर वो लाता है तो सबके सब उसके कैपिटल में चला जाता है। क्या क्या आया देखो, गुड्स 10,000 का आया, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स 10,000, इसका टोटल कैपिटल 10, 20, 30, 40,000 रुपीज कैपिटल आया। ये पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट। देन आफ्टर डेट आ रही है डायरेक्ट वैल्यू। पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस। हमारी खुद की मोटर कार थी, 80,000 की मोटर कार हमने 50,000 में बेची। देखो कितने की थी हमें मतलब नहीं है, कितने में बेची उससे भी हमें मतलब नहीं है, बिजनेस में कितना पैसा आया हमें सिर्फ उससे मतलब है। 50,000 रुपये हम लोग बिजनेस में लाए, लाते हैं तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और लाने वाला इंसान ओनर है, तो कैपिटल में क्रेडिट होगा, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपीज हम लोग बिजनेस में पैसा लाए हैं। देन आफ्टर 13, 1,000 रुपीज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैंने बैंक में से 1,000 रुपए निकाले। देखो हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसको कहते हैं डिपॉजिट, बैंक में से निकालते हैं उसको कहते हैं विड्रॉ। हमने 1,000 रुपए बैंक में से निकाले पर्सनल पर्पस के लिए, यानी ये पैसे बिजनेस में नहीं आएंगे, ये पैसे गए घर पे। अगर कोई भी चीज पर्सनल पर्पस के लिए जाती है तो बन जाती है ड्राइंग्स, वो हमारे लिए कहलाती है पर्सनल एक्सपेंस। और हर एक एक्सपेंस डेबिट होता है, ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे मगर ड्राइंग्स बना के। तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और ये पैसे हैं ना, हमने बैंक में से निकाले, यानी मेरी जेब में से नहीं गए। आई एम नॉट द गिवर, बैंक इज द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो गिवर को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 1,000। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 15, इनकम टैक्स रिफंड। मैंने जो इनकम टैक्स भरा था ना उसमें से थोड़े से पैसे रिफंड आए। ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोपराइटर, इनकम टैक्स जो होता है ना वो मेरी पर्सनल इनकम पे हम लोग पे करते हैं, तो उसका जो रिफंड आया वो भी मेरा पर्सनली कहलाएगा। लेकिन 500 रुपए जो मुझे मिले डिपोजिटेड विथ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, ये 500 रुपए मेरे घर के थे, वो मैंने बैंक में डाल दिए मेरे बिजनेस अकाउंट में। तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसे ओनर लेके आया, जो कुछ भी ओनर लेके आता है वो सब उसके कैपिटल में जाता है, टू कैपिटल अकाउंट। 500 रुपीज। 20 नंबर, फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से गुड्स ऑफ रुपीज 1,000, कैश रुपीज 400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
हमारे बिजनेस में से 1000 का गुड्स और 400 रुपए कैश हम लोग ले गए पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस आया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, दैट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, तो उसके लिए लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब ये गुड्स मैंने बेचा नहीं है, बेचता तो सेल्स आता, लेकिन गुड्स बेचते हैं, लेकिन और कोई रीजन से अगर गुड्स बाहर जाता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स के लिए लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, और कैश गया बाहर तो कैश के लिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट। इसमें सबसे पहले क्रेडिट में लिखते हैं गुड्स 1000 का गया और कैश 400 गया, यानी टोटल मेरा ड्रॉइंग्स हुआ 1400। 21 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस, हमारे डॉटर के ट्रैवलिंग एक्सपेंस के पैसे हमने बिजनेस में से पे किए, तो वापस ये होगा, तो वापस से ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हुआ, पर्सनल एक्सपेंस जाता है ड्रॉइंग्स में, तो डॉटर और वो सब नहीं लिखने का, पर्सनल एक्सपेंस डायरेक्ट ड्राइंग में चला जाता है, तो इसके लिए लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और हमने पे किया है, पे करेंगे तो हमारे पास से कैश गया, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। 1500। 28 नंबर फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। अगर मैं बिजनेस के लिए खरीदता ना तो फर्नीचर बिजनेस में आता, लेकिन ये मैंने घर के लिए खरीदा है तो ये फर्नीचर गया घर पे, लेकिन पैसे हमने बिजनेस में से देने हैं। गंगा फर्नीचर मार्ट के पास से खरीदा है तो दैट गंगा फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, और ये हमारे लिए कहलाएगा पर्सनल एक्सपेंस, तो ये भी जाएगा ड्रॉइंग्स में, इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब नाम दिया इसका मतलब हमने उधार से खरीदा है, अगर उधार से खरीदते हैं तो दैट पर्सन इज द गिवर, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, गंगा फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, तो उसके लिए लिखेंगे टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, हमने फर्नीचर खरीदा है 2000 रुपीज का। 31 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वापस से लाइफ बढ़ाया, राउंड कर दो उसको, हमने हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपीज पेड बाय चेक, ये हमारे लिए कहलाएगा पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस वापस से जाएगा ड्रॉइंग्स में, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और हमने ये पेमेंट किया है चेक से, वी आर नॉट द गिवर, पैसे डालेंगे बैंक में से, यानी बैंक इज द गिवर, तो उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 2500। इसका हमें टोटल मिलेगा, इसका टोटल हमें मिलेगा 96900। सम नंबर 7 ट्रांजैक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट, ये जो सम है ना वो कैसा है, जिसमें हम लोग लोन लेंगे, लोन देंगे, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, ये पॉइंट आ रहा है। राइट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ पुष्कर, तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल ऑफ पुष्कर, (2014) February 1। First, due to additional requirement of fund 12% loan of 20,000 borrowed from Ram, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने 20,000 रुपए की लोन ली है 12% के हिसाब से राम के पास से, अगर लोन लेंगे तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और राम इज द गिवर ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा, या तो हम लोग लोन लेते हैं तो वो लोन हमारे लिए कहलाती है लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी याद रखना मुश्किल है, इसलिए अभी हम लोग याद रखेंगे राम इज द गिवर, तो गिवर के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखना है टू 12% राम लोन अकाउंट, इस तरीके से पूरा स्पेसिफाई करने का 20,000 रुपीज। तो सर ये 12% का क्या करना है, जब तक हमें ऐसा ना कहा हो कि ये 12% इंटरेस्ट पे करना है,
तब तक ये 12% को कुछ नहीं करना, सिर्फ 12% हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। मैं लोन लूंगा तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, अगर इंटरेस्ट पे करने के बारे में कहा तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, वरना कुछ करने का नहीं। चलो क्लियर। फर्स्ट। थर्ड, 8,000 रुपीज लैंड टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। लैंड के नीचे अंडरलाइन करके लिख डालो गिवन। मैंने 8,000 रुपए लक्ष्मण को दिए, इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, यानी इनडायरेक्ट देखो तो मैंने 8,000 रुपए की लोन दी लक्ष्मण को। जैसे मैं लोन दूंगा, लक्ष्मण इज द रिसीवर, तो रिसीवर के लिए यहां पे लिखेंगे 8% लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट, और हम लोग ने पैसे दिए हैं तो हमारे पास से कैश गया, टू कैश गोज आउट 8,000 रुपीज। चलो क्लियर। अगर मैं लोन लेता हूं ना तो कैश आता है, लोन देता हूं तो कैश जाता है। लोन ली है तो कैश आएगा, लोन देंगे तो कैश जाएगा। लोन ली है तो दैट पर्सन इज द गिवर, लोन दी है तो दैट पर्सन इज द रिसीवर। डिफरेंशिएशन पता चला, ख्याल आया? ठीक है। अब आगे, रिसीव्ड कैश रुपीज 800 फॉर लोन लैंड टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। मैंने ना पहले कभी 800 रुपए की लोन मैंने भरत को दी थी, वो लोन के पैसे उसने वापस दे दिए, और उसके साथ साथ 200 रुपए इंटरेस्ट भी दिया। अगर हम लोग लोन देंगे ना, इंटरेस्ट मिलेगा, तो सबसे पहले यहां पे हमें लोन के पैसे भी मिले और इंटरेस्ट भी मिला है, तो ये दोनों चीज के लिए कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अगर मैं किसी को लोन देता हूं ना, मैंने अगर किसी को लोन दी है तो मैंने ना उसको पहले डेबिट किया होगा। देखो इसमें लक्ष्मण को लोन दिए तो मैंने डेबिट किया होगा। अब ये लक्ष्मण मुझे पैसे वापस दे देता है तो अब ये अकाउंट की मुझे जरूर नहीं। हम लोग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? याद रखने के लिए। अब अगर पैसे मिल जाते तो उसका अकाउंट क्लोज कर दो। कभी भी कोई भी अकाउंट क्लोज करना हो तो याद रखने का, पहले अगर क्रेडिट किया हो तो उसको डेबिट करो, और अगर डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करो। मैंने भरत को पहले लोन दी होगी तो पहले मैंने उसको डेबिट किया था, अब उसने मुझे पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट क्लोज कर दो, तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे भी याद रखते हैं, या तो फिर दूसरी टेक्निक, भरत इज द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टू भरत लोन अकाउंट। और दूसरा, इसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट मिला है, मैं अगर लोन दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए कहलाएगी इनकम। तो इनकम को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ₹800 लोन अमाउंट, ₹200 इंटरेस्ट, टोटल ₹1,000। Then after time, ₹5,000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट 400। मैंने पहले सीता के पास से लोन ली होगी, उसके पैसे मैंने चुका दिए। जैसे ही हम लोग पैसे चुकाएंगे, तो जब हम लोग ने लोन ली थी ना, तब हमने क्रेडिट किया था। अब पैसे चुका देंगे तो दैट पर्सन इज द रिसीवर, तो उसको डेबिट कर देंगे। सीता को पैसे देंगे या तो फिर सीता का अकाउंट क्लोज करेंगे, दोनों सिचुएशन में डेबिट होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज द रिसीवर। तो सीताज लोन अकाउंट डेबिट। अब मैंने लोन दी थी तो इंटरेस्ट मिला, अब मैं अगर लोन लूंगा तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और ये दोनों सिचुएशन में हमारे पास से पैसा गया, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। मैंने लोन के पैसे 5,000 रिटर्न कर दिए, उसके साथ साथ 400 इंटरेस्ट भी पे किया, दैट इज मेरे पास से टोटल कैश गया 5400। 12 पॉइंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 फॉर लोन लैंड टू कौशल। मैंने पहले कभी कौशल को लोन दी थी, उसका इंटरेस्ट मुझे मिला। जैसे मिलेगा तो मेरे पास कैश आएगा। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे पास कैश आएगा, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम कहलाएगी। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, एंड इंटरेस्ट इज अवर इनकम। तो इनकम के लिए यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन
कौशल लोन अकाउंट, ये पूरा यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 200 रुपीज। सर यहाँ पे तो ऊपर हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, क्योंकि नाम ऊपर लिखा हुआ था ना, इसमें कहीं पे नाम नहीं, इसलिए हम लोग ने स्पेसिफाई कर दिया ये इंटरेस्ट हम लोग किसको पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट इनकम हुई, सॉरी ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, लेकिन किसके पास से मिल रहा है, तो कौशल के पास से मिल रहा है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अगर पहले लोन का नाम लिखा हो तो इसमें इंटरेस्ट लिखो, लेकिन लोन ऊपर दी नहीं है, यहाँ पे पहले ली थी या तो पहले दी होगी, तो इंटरेस्ट के साथ उसका नाम भी स्पेसिफाई कर देने का, याद रहे तो। देन आफ्टर 15 ये इंटरेस्ट मिला है ना, अब इस नीचे वाला इंटरेस्ट पे करेंगे। अब कैलसी की जरूरत पड़ेगी, निकालो। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, मैंने जो राम जी के पास से लोन ली थी उसमें 1 महीने का इंटरेस्ट मैंने पे किया। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, अगर मैं पे करूंगा तो मेरे पास से कैश गया और इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन राम लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन राम लोन अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से कैश गया, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 20,000 का 12% करेंगे, 20,000 इंटू 12% करेंगे तो 2400 आएगा। 20,000 इंटू 12%, सो वी विल गेट 2400, ये पूरे साल का इंटरेस्ट कहलाता है। अब हमने 1 महीने का इंटरेस्ट पे किया इंटू 1/12, 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, तो 200 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट 75 rupees became receivable for interest on loan of लक्ष्मण, मैंने है ना लक्ष्मण को लोन दी होगी, ये उसका 75 रुपीज इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रिसीव्ड यानी मिलना, एबल यानी बाकी, रिसीवेबल यानी मिलना बाकी, अभी तक मिला नहीं है। 75 रुपीज मैंने उसको कहा भाई तेरा इंटरेस्ट मिलना बाकी है, जब वो मिल जाता है तो कैश आता है, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं है ना उसको हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। याद रखना जितने भी बिजनेस में रिसीवेबल होते हैं वो ऑलवेज डेबिट होते हैं, और जितने भी पेएबल होते हैं वो सबके सब क्रेडिट होते हैं। जिनके जिनके पास से मिलना बाकी है ना उसको डेबिट करो, जिनको जिनको पे करना बाकी है उनको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हमें लक्ष्मण के पास से पैसे मिलना बाकी है, तो लक्ष्मण को यहाँ पे डेबिट करेंगे 18, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, बिकॉज लक्ष्मण इज अवर रिसीवेबल, और इंटरेस्ट आज नहीं तो कल हमें मिलेगा तो ये हमारी इनकम कहलाएगी, तो उसके लिए लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लक्ष्मण लोन अकाउंट। सम नंबर 8, अब जो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं वो बैंक के ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, राइट जर्नल एंट्री फॉर कृष्णा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखो हमें ईयर दिया है 2014, मंथ इज गिवन मार्च एंड फर्स्ट डेट। 20,000 रुपीज डिपोजिटेड विथ बैंक एंड ओपन एन अकाउंट, मैंने 20,000 रुपए बैंक में जमा किए और खाता खुलवाया। जैसे मैं पैसे जमा करवाऊंगा तो मेरे पास से कैश गया, कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक इज द रिसीवर तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे यहाँ पे बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। ये फर्स्ट पॉइंट था। नाउ फिफ्थ, a check of rupees 5,000 received from Hari which is immediately deposited with the bank, मुझे हरी के पास से चेक मिला जो डायरेक्ट मैंने बैंक में जमा करवा दिया। जैसे मैं बैंक में जमा करवाऊंगा तो बैंक इज द रिसीवर एंड हरी इज द गिवर, तो उसके लिए यहाँ पे एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 5,000 रुपीज। Then after a check of rupees 2,000 received from रमणीक लाल for dues, dues का मतलब बाकी, मुझे है ना उसके पास से 2,000 रुपए लेने बाकी थे, उसने मुझे 2,000 का चेक दिया, ये चेक जाएगा बैंक में, पैसे जमा होंगे बैंक में, दैट इज वी आर नॉट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर
एंड रमणीक लाल इज द गिवर। तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमणीक लाल। 2000। 10th date goods of rupees sorry 10th date goods sold to Rupali of rupees 14,000, out of which a check received for half amount which is deposited with the bank। हमने 14,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। सबसे पहले अगर गुड्स खरीदते हैं ना तो गुड्स आता है परचेज अकाउंट डेबिट, अगर गुड्स बेचते हैं तो गुड्स जाता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी एक इफेक्ट मुझे पता चल गई, सेल्स क्रेडिट होने वाला है। अब 14,000 का गुड्स बेचा, उसमें से हाफ अमाउंट का चेक मिला है जो बैंक में गया, दैट इज बैंक इज द रिसीवर। तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमारे पास से गया, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमने टोटल 14,000 रुपीज का गुड्स बेचा, उसमें से हाफ अमाउंट का चेक मिला, दैट इज 7,000 का चेक मिला है। बाकी के पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो एज्यूम करने का कि इतने पैसे अभी भी मिलने बाकी है। 14,000 में से 7,000 का चेक मिल गया, बाकी के 7,000 मिलना बाकी है, जिसको हम लोग कहेंगे रिसीवेबल। रिसीवेबल जितने भी होते हैं वो सबके सब होते हैं डेबिट। ऐसे याद नहीं रहता तो दैट पर्सन इज द रिसीवर, तो वो रिसीवर को करने का डेबिट। यहाँ पे रूपाली इज द रिसीवर हो रहा है, बाकी के पैसे रूपाली के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000 बिकॉज शी इज रिसीवेबल। जितने जितने रिसीवेबल होते हैं ना वो सबको हमेशा डेबिट ही करने का। डेट 12 दी है। अब गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। इसमें हमने गुड्स बेचा था तो गुड्स गया, इसमें गुड्स खरीद रहे तो गुड्स आया, गुड्स कम्स इन। अगर गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। हमने टोटल गुड्स खरीदा है 10,000 रुपीज का, अब इसमें से हाफ अमाउंट का हमने चेक पे कर दिया, चेक गया बैंक में उसके, तो वो अपने बैंक में जमा करवाएगी, उसके बैंक में पैसे जमा होंगे, मेरे बैंक में से पैसे कटेंगे। मेरे पास से पैसे नहीं कटे, बैंक में से कटे, दैट इज वी आर नॉट द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो इसके लिए बैंक को क्रेडिट करेंगे बिकॉज बैंक इज द गिवर। 10,000 में से हाफ अमाउंट का चेक मिला, दैट इज 5,000 रुपीज का चेक मिला, बाकी के 5,000 के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये एज्यूम करने का कि उतने पैसे अभी भी पे करने बाकी है। जिसको पे करने बाकी है वो हमारे लिए कहलाएगा पेएबल्स। जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सबको डेबिट करो, जितने भी पेएबल होते हैं वो सबको क्रेडिट करो। ऐसे याद नहीं रहता तो दीप कला इज द गिवर, गिवर समझ के भी उसको क्रेडिट कर सकते हैं। तो दीप कला अकाउंट 5,000। 15 400 rupees withdrawn from bank for personal expense, 800 for office expense। मैंने 400 रुपए बैंक में से विड्रॉ किए, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल एक्सपेंस गया ड्राइंग्स, यानी 400 रुपए जाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट में। 800 रुपए मैंने ऑफिस एक्सपेंस के लिए बैंक में से निकाले, जो ऑफिस एक्सपेंस है उसके लिए ऑफिस एक्सपेंस ही अकाउंट बनता है। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग्स अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस के लिए ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, दोनों कहलाते हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए दोनों को हम लोग करेंगे डेबिट। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस के लिए ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, दैट इज ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे हमने विड्रॉ किए बैंक में से, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। 400 रुपीज फॉर पर्सनल एक्सपेंस, 800 रुपीज फॉर ऑफिस एक्सपेंस, टोटल बैंक में से हमने विड्रॉ किए 1,200। डेट 18 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 450 पेड बाय चेक। लाइफ वर्ड आया तो इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस जाएगा ड्राइंग्स में, यानी मैंने खुद का प्रीमियम पे किया तो पर्सनल एक्सपेंस गया ड्राइंग्स में।
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग हमारा नहीं निकालते, बिजनेस की प्रॉपर्टी का निकालते हैं। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ही अकाउंट बनता है। ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है, एक बिजनेस एक्सपेंस है, एक पर्सनल एक्सपेंस है, दोनों होंगे डेबिट। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये दोनों चीज हमने पेमेंट किया है चेक से, तो बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450, टोटल हमने चेक का पेमेंट किया है 750 का। नाउ 20, बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। मुझे 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा जरूर थी, तो बैंक के पास से मैंने परमिशन मांगी कि आप मुझे 25,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट दीजिए, यानी उधार दीजिए एक्स्ट्रा। बैंक वालों ने अप्रूवल दे दी कि आप 25,000 रुपए ले जा सकते हो। जब तक ये पैसे हमारे बैंक में जमा नहीं हो जाते तब तक के लिए हमारे लिए कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो 20 नंबर के लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ट्वेंटी फाइव, इसमें 2 पॉइंट आएंगे 25 में। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250, आगे का बाद में पढ़ते हैं। कभी भी ऐसा लिखा हो क्रेडिटेड, उसका मतलब समझ जाने का जमा हुआ है। बैंक ने 250 रुपए इंटरेस्ट के नाम से हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए। जब कोई भी चीज बैंक में जमा होती है ना, तो बैंक इज द रिसीवर होता है। कैसे? बैंक बैलेंस इंक्रीज, पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा हुए, मेरे जेब में कहाँ है, तो बैंक इज द रिसीवर। और जमा हुआ ना, तो वो मेरे लिए कहलाएगी इनकम। वो इनकम को हम लोग कहेंगे बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट अगर जमा होता है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट इज अवर इनकम, तो बैंक इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट के लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इज द रिसीवर, और बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे बिकॉज बैंक इंटरेस्ट इज अवर इनकम। ये 250 का हमने बता दिया। अब सेम डेट लगाने की आगे और भी एक पॉइंट है। डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100, 250 रुपए उन लोग ने इंटरेस्ट जमा किया, 100 रुपए चार्जेस के नाम से उन लोग ने पैसे काट लिए। बैंक है ना, अलग अलग रीजन से चार्जेस के नाम से पैसे काटती है, उसमें से एक आध चार्जेस होगा, उन लोग ने पैसे काट लिए। डेबिटेड का हो तो काटे हैं, क्रेडिटेड का हो तो जमा किए हैं। काटे हैं तो ये मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। बैंक में पैसे जमा होते हैं तो इनकम, बैंक में से पैसे कटते हैं तो हमारा लॉस नहीं कहलाता, वो एक्सपेंस कहलाता है। वो एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे बिकॉज बैंक चार्जेस इज अवर एक्सपेंस। और ये जो पैसे कटे मेरी जेब से नहीं गए, बैंक में से कटे, वी आर नॉट द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो इसके लिए लिखेंगे बैंक चार्जेस इज अवर एक्सपेंस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, and bank is the giver to bank account. 100 rupees. ₹31. A check of ₹5,000 issued to foreign visit of son of owner from business. ओनर ने अपने लड़के को फॉरेन विजिट करने जा रहा था, तो उसको 5,000 रुपए का चेक दिया और कहा जा बेटा जलसा कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, ये ले 5,000 रुपए का चेक ले जा, फॉरेन घूम के आना। हमारे बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस हुआ, हमारे लिए कहलाएगा ड्राइंग्स, और ये चेक गया है, वी आर नॉट द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बैंक में से पैसे गए, बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट 5,000। Sum number 9. Write a journal entry for the following transaction in the books of Ramesh. That is journal of Ramesh. 2014 April 1. Cash purchase 15,000, cash sales 14,000.
दोनों को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कैश से अगर हम लोग ने परचेस किया तो कभी भी परचेस वर्ड लिखा तो समझ जाओ हमने गुड्स खरीदा है। अगर गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। और ये जो हमने गुड्स खरीदा है वो कैश से खरीदा है, सो कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे। दैट इज एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 की। ये दोनों एंट्री अलग अलग बतानी पड़ेगी, सेम डेट लिखेंगे वापस से। अब कैश सेल्स के बारे में देखो, गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आता है, गुड्स बेचते हैं तो गुड्स जाता है। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। जब गुड्स खरीदा था तो कैश गया, गुड्स बेच रहे हैं तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स जाएगा तो उसके लिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000। यानी इसमें दो दो एंट्री आएंगी। अब पर्सनल गुड्स ऑफ ₹10,000 ब्रॉट टू बिजनेस, पर्सनल वर्ड सुन के ड्रॉइंग्स में नहीं डाल देने का। घर पे गुड्स पड़ा था वो हम लोग बिजनेस में लाए, आया है गुड्स। अगर ओनर गुड्स घर का लेके आता है तो उसको स्टॉक ऑफ गुड्स बोलने का। गुड्स आया तो उसके लिए लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। और लाने वाला इंसान ओनर है, ओनर इज द गिवर, तो उसके लिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। देन आफ्टर 7 गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष, नाम दिया है, इसका मतलब उधार से खरीदा है। गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आया, हर्ष के पास से खरीदा, दैट इज हर्ष इज द गिवर। तो गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट and Harsh is the giver to Harsh account. ₹12,000. आउट ऑफ द गुड्स परचेज, मैंने जो गुड्स खरीदा था उसमें से ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष, उसमें से आधा गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया हर्ष को। हर्ष के पास से मैंने खरीदा था 12,000 रुपए का गुड्स, उसमें से आधा गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी 6,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया। जब गुड्स आता है ना तो गुड्स डेबिट होता है, गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स डेबिट होता है, खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स गया तो परचेज रिटर्न आता है, और गया तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। एंड हर्ष इज द रिसीवर, ये गुड्स दिया तो दैट पर्सन इज द रिसीवर, तो यहाँ पे हर्ष इज द रिसीवर है तो उसके लिए हर्ष अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज हर्ष इज द रिसीवर। एंड गुड्स गोज आउट ऑफ परचेज, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाफ अमाउंट लेंगे 12,000 की, हाफ अमाउंट दैट इज 6,000। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, मैंने गुड्स खरीदा है, खरीदेंगे तो गुड्स कम्स इन, अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। मैंने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपीज का, और आगे लिखा है कि इसका हाफ पेमेंट मैंने चेक से पेमेंट किया, तो चेक से अगर पेमेंट करूंगा तो आई एम नॉट द गिवर, बैंक इज द गिवर, तो हाफ अमाउंट के लिए टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 5,000, और बाकी के पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी ये एज्यूम करने का कि इतने पैसे अभी भी पे करने बाकी है, जिसको पे करना बाकी है उसको क्रेडिट करने का, बिकॉज दैट पर्सन इज कॉल्ड पेएबल। रिसीवेबल डेबिट, पेएबल क्रेडिट, रमीला इज पेएबल टू रमीला अकाउंट, ऐसे याद नहीं रहता तो रमीला इज द गिवर, गिवर समझ के भी इसको क्रेडिट कर सकते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला, मैंने जो 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा था, सोल्ड टू मीता, किसी और को बेचा, आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। याद रखो अगर ट्रेड डिस्काउंट आता है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, कहीं पे शो नहीं करने का, कैश डिस्काउंट माइनस भी करने का, शो भी करने का। तो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं, मैंने मीता को बेचा है, बेचेंगे तो शी इज द रिसीवर, मीता अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट।
अब इसकी अमाउंट में यहाँ पे ब्रैकेट में फाइन का डालता हूँ। हमने 10,000 रुपीज का गुड्स यहाँ से खरीदा था, इसको बेचा 30% प्रॉफिट, इसका 30% करेंगे ना, 10,000 प्लस 30% तो हमें मिलेगा 13,000 प्रॉफिट प्लस करने का। ट्रेड डिस्काउंट का है 10% माइनस करो, इसका 10% लेंगे ना तो 1300 आएगा। 13,000 में से 1300 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 11700। यानी मैंने 10,000 रुपए का गुड्स 11,700 में मीता को बेचा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली, बराबर कि नहीं। उसके आगे लिखा है मीता रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1000। मैंने जो मीता को 11,700 रुपए का गुड्स बेचा था उसमें से 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न आया। जब बेचते हैं तो गुड्स जाता है, बेचा हुआ गुड्स आया तो गुड्स रिटर्न आया, उसको हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। गुड्स आया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड मीता इज द गिवर टू मीता अकाउंट 1,000। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना, नाम दिया है, इसका मतलब उधार से खरीदा होगा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। याद रखो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर डालेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट तब माइनस करने का जब कैश आता है या कैश जाता है। अगर मैंने कैश से खरीदा या कैश से बेचा है तो डिस्काउंट माइनस करने का, कैश डिस्काउंट। लेकिन उधार से खरीदा है तो कैश डिस्काउंट अभी कंसीडर करने का नहीं। जब पैसे मिलेंगे या जब पैसे देंगे तब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, या तो तब हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे। यानी इसमें कैश डिस्काउंट के नीचे अंडरलाइन करके छोटा सा क्रॉस कर दो, यानी इसमें कैश डिस्काउंट हमारे लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग सिर्फ ऐसा समझेंगे हमने कल्पना को 20,000 रुपए का गुड्स बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट से, तो कल्पना इज द रिसीवर, कल्पना अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 20,000 माइनस 10% करेंगे तो हमें मिलेगा 18,000। नाउ 22 गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। 2,000 रुपए का गुड्स जल गया, हमने गुड्स बेचा नहीं लेकिन तो भी गुड्स बाहर गया। अगर गुड्स बेचते नहीं और गुड्स बाहर जाता है, ऐसी सिचुएशन में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी इसमें मुझे क्रेडिट इफेक्ट पहले पता चल गई, तो मैं पहले यहाँ पे क्रेडिट में लिख डालता हूँ टू परचेज अकाउंट। इसमें क्रेडिट में पता चल गया तो 2,000 लिखेंगे क्रेडिट में। फिर आगे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1,000। 2,000 रुपए का गुड्स जल गया, लेकिन ये गुड्स हमारा इंश्योर्ड गुड्स था, मैंने इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस कंपनी के पास से मैंने क्लेम किया, क्लेम का मतलब दावा, और उसके पास से मुझे 1,000 रुपए मिल जाएंगे। जब तक पैसे मिल नहीं जाते तब तक हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी रिसीवेबल, उसके पास से पैसा मिलना बाकी है। ऑल रिसीवेबल डेबिट, ऑल पेएबल क्रेडिट। यहाँ पे हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी रिसीवेबल, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग करेंगे डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,000। 2,000 रुपए का गुड्स जल गया था, लेकिन उसमें से 1,000 तो मिल ही जाने वाले हैं, यानी सही में अब हमारा नुकसान 2,000 का नहीं हुआ, 1,000 का ही हुआ। उसको हम लोग कहेंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000। 25 गुड्स ऑफ ₹500 ruined इन रेन। गीला हो गया रेन में, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी वापस से गुड्स तो गया, अब ये गुड्स हम लोग बेच नहीं सकते, तो परचेज को करेंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट बिकॉज गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल्स। हमारा गुड्स गीला हो गया बारिश में 500 रुपए का, शायद अनाज बनाज का होगा तो गीला हो सकता है। अब आगे लिखा है 200 रुपीज आर रियलाइज बाय सेलिंग। रियलाइज का समझ लेने का कि बेच दिया, अगर ऐसा कोई खरीदने वाला हो तो बेच देने का। 500 रुपए का गुड्स चला गया था, लेकिन उसमें से 200 रुपए तो बेच के वसूल कर लिए। बेचा है, कैश आया, तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। 500 में से 200 का तो बंदोबस्त हो गया, मिल ही गए, यानी अब हमारा नुकसान 500 का नहीं हुआ, हमारा हुआ 300 रुपए का नुकसान। उसको हम लोग कहेंगे लॉस बाय रेन, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 300 रुपीज। 27 गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। मुझे कोई कंपनी वाले उसका गुड्स 300 रुपए का मुझे यहाँ पे फ्री में देके गए कि ये सैंपल लीजिए आप बेच देना,
जब तक ये बेच नहीं देता ना तब तक के लिए मेरे लिए कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ट्वेंटी नाइन गुड्स ऑफ ₹250 वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। 250 रुपए का गुड्स मुझे कोई फ्री में दे के गया, अगर यहां तक लिखा होता तो ये भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता, लेकिन क्या लिखा है, सोल्ड फॉर 400। ये 250 रुपए का गुड्स मैंने 400 में बेच दिया, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स कितने का था उससे हमें क्या मतलब है, मुफ्त में आया था ना, 400 में बेचा है तो ये तो हमारा गुड्स गया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और बेचा है तो कैश कम्स इन। तो सिर्फ 400 की इफेक्ट पास करने की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट बिकॉज गुड्स गोज आउट 400। 250 के नीचे छोटा सा क्रॉस कर दो, 400 के नीचे छोटा सा टिक कर दो, यानी 250 को कोई इफेक्ट पास नहीं करनी, सिर्फ 400 की इफेक्ट पास करनी है। लास्ट 30 अ मोबाइल ऑफ 1500 परचेज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ 1000। मैंने है ना एक मोबाइल खरीदा 1500 का, उसके सामने मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसके सामने मैंने उसको गुड्स दे दिया, वापस से गुड्स बेचा नहीं है, एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसा कोई गुड्स एक्सचेंज होता है तो वो सिचुएशन में भी परचेज को क्रेडिट करने का, बिकॉज गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज गुड्स गया, और मोबाइल आया तो मोबाइल हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा, तो मोबाइल अकाउंट डेबिट लिखो तो भी चले, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट लिखोगे तो भी चलेगा। मोबाइल अकाउंट डेबिट। अब मोबाइल कितने का था, हमारे पास कितने का आया, हमने कितने में खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास से जो चीज गई वो कितने की थी वो लिख डालने की अमाउंट। तो हमारे पास से गुड्स गया 1000 का, तो दोनों में 1000 लिखेंगे, 1500 की कोई इफेक्ट पास होगी नहीं।